नमस्कार दोस्तों, साई यूपीएससी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने प्लानिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी। अब हम आगे योजना कैसे बनाई गई या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन योजना के बनाने के क्या क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं उसके, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम सीधे चर्चा शुरू करें, डायरेक्ट ये देखें कि क्या क्या उद्देश्य थे प्लानिंग करने के, उससे पहले कुछ ऐसे घटनाओं पर या कुछ ऐसी चीज़ों पर हम एक बार नज़र दौड़ाएंगे जिससे हमको और थोड़ा आइडिया ये लग जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तब हो सकते हैं जब आपको पता चल जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे। और एक बात मैं पहले यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम के स्कॉलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा, लेक्चर में कुछ इंग्लिश के टर्म्स होंगे तो उन्हें मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा और मैं ये कहूँगा कि आप उसे इंग्लिश में ही समझ लें अभी, और बाद में आप उसकी हिंदी देख लेंगे गूगल पे, तो आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़रूरी होता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप उसकी हिंदी देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पेपर के दौरान। तो शुरू करते हैं कि मुख्य क्या लक्ष्य थे योजना बनाने के। तो पहली बात तो ये कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ तो उसके खत्म होने के साथ साथ ही कुछ तो लोगों के मन में कुछ एक अभिलाषा हो गई, और उस अभिलाषा से कुछ नए नए गोल निकल कर आए। तो क्या अभिलाषा हुई होगी अंग्रेजों को देखकर, ये आप कल्पना करिए एक बार। अंग्रेज बढ़िया से ट्रेन में बैठकर चलते थे, चौपहिया गाड़ी में चलते थे, बढ़िया थाली में खाते थे, डाइनिंग टेबल पर खाते थे। जो आज मॉडर्नाइजेशन जो फैला हुआ है, जिस तरीके से लोग पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी कर रहे हैं, तो यही अभिलाषा उस समय भी लोगों के अंदर थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पश्चिम के जो लोग आए अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए, वो गोरे थे। तो एक मन में इच्छा लोगों के बनती चली गई कि गोरा और ज़्यादा हो जाए या गोरे और ज़्यादा हो जाएं हम भी। उसके लिए देखिए तरह तरह की उन सारे देशों में, खासकर जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, वहाँ पर फेयरनेस के लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ट्रीटमेंट्स मिलेंगे। तो एक जब आपके ऊपर कोई आदमी रूल करता है, जैसे पहले राजा था, तो राजा को देखकर लोग के मन में ये इच्छा जागती थी कि हम राजा होते। उसी तरीके से अब जो अंग्रेजों को देखा, उनको देख करके ये सारी इच्छाएं आई कि एक तो जीवन का स्तर है वो यहाँ का अच्छा नहीं है, स्तर जीवन का। तो पहली हम लिखेंगे जीवन स्तर उठाने के बारे में। जीवन स्तर अच्छा हो इसके बारे में सोचा, ठीक है। जीवन स्तर उठाने के बारे में मतलब जीवन स्तर और ऊपर बनाने के विचार किए गए। इसके अलावा देखिए उन्होंने जैसे कि प्लान्ड वे में इकोनॉमी का डेवलपमेंट देखा लोगों ने रसिया में। तो हमारी एक इच्छा ये भी थी कि योजनाबद्ध तरीके से हम विकास करेंगे, जीवन स्तर उठाएंगे, ठीक, प्लस योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध विकास होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, तीसरी खास चीज होगी कि दो चीजें हमने आपको बता दी, तीसरी खास चीज ये होगी, ऐसा नहीं होगा कि गुजरात वाले तो अपने जीवन स्तर को उठा के एकदम से अंबानी बन गए और बिहार वाले पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया कि सामाजिक न्याय हो, सभी लोगों का एक समान विकास हो, एक समान विकास।
तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं बहुत ही आसानी से। ऑब्जेक्टिव्स थे। इन ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान निर्माण किया गया, संविधान में 3 ऐसी मुख्य प्रोविजंस डाले गए हैं, 3 मुख्य ऐसी बातें डाली गई हैं जिससे हम देख सकते हैं कि इस चीज पर पूरी तरह से जोर दिया गया है। तो 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात डाली गई है कि 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई है, एक स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट का मतलब है राज्य सूची, और यूनियन लिस्ट का मतलब केंद्र सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है समवर्ती सूची। तो 3 तरह की सूचियां हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन संविधान में ऐसे प्रोविजंस हैं कि इन तीनों सूचियों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार ज्यादा दिया गया है, यानी केंद्र ज्यादातर कानून बना सकता है। तो इससे देखिए 2 चीजें हमारी हो जाती हैं। योजनाबद्ध विकास होगा तो योजना कौन बनाएगा? योजना हमेशा केंद्र बनाएगा। तो ये योजनाबद्ध विकास, केंद्र कहीं भी कानून बना सकता है, तो योजनाबद्ध विकास तो केंद्र को हमने दे दिया पावर, उससे मिल जाएगा। इसके बाद समान विकास, हमने कहा था कि ये नहीं कि गुजरात का अलग विकास हो रहा है, बिहार का अलग विकास हो रहा है। तो सबका समान विकास कब होगा? जब पूरा विकास करने वाला एक ही आदमी हो जो सबको लेकर चले। तो जब केंद्र लेकर चलेगा तो गुजरात के लिए थोड़ी ना कोई नियम या कोई योजना लेकर आएगा, वो सबके लिए लाएगा। तो इस प्रकार से समान विकास और योजनाबद्ध विकास दोनों इस चीज से टारगेट हो रहे हैं। जब केंद्र के पास ज्यादा पावर हमने दे दिया तो वो आसानी से इन सारी चीजों को कर पाएगा। दूसरा एक है हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, संघवाद की व्यवस्था हमारे देश में, उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। संघवाद में दिक्कत ये होती है कि जैसे 2 राज्य हैं, वो दोनों से एक नदी बह रही है। अब दोनों राज्य उससे बिजली उत्पादन करना चाहते हैं, तो जो जिस राज्य में नदी पहले गुजरती है वही पानी रोक लेगा पूरा, और पूरी बिजली का उत्पादन वही कर देगा। जब छोड़ेगा पानी तो दूसरे राज्य में बाढ़ आ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए दोनों राज्य मिलजुल कर आए और उन्होंने कह दिया कि केंद्र हमारे लिए ऐसा कानून बना दे जिसको हम दोनों लोग मान लेंगे। तो इसके लिए कई सारे आप देखेंगे आर्टिकल दिए हुए हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल 249, 52, 57। आप देखेंगे आर्टिकल 249, 52, 57, इनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। 58, 58A, इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 312 ये मतलब 200 सब 200 है। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इन सभी अनुच्छेदों में क्या है, ऐसी हम आशा करते हैं। तो इसमें यही है अनुच्छेदों में कि अगर 2 राज्य चाहें तो अपने ऊपर कानून, उनके ऊपर, उन 2 राज्यों के ऊपर अलग से कानून केंद्र बना देगा ऐसे मुद्दों के लिए जो उनके ही हित में हो। तीसरी चीज, हमारे यहाँ एक नीति निर्देशक तत्व है संविधान में, DPSP। उसमें यह बताया गया है कि एक ऐसा राज्य जहां पर सबके जीवन स्तर को उठाया जाए, सबको एक बराबर अवसर दिया जाए, ये इन सारी चीज़ों के बारे में, एक वेलफेयर स्टेट के बारे में उसमें बताया गया है। वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो उससे भी हमारी इन सारी चीज़ों की जो है, हमारी जो अभिलाषाएं थी वो हम देख रहे हैं पूरी होती हैं इन सारी चीज़ों से भी। ठीक, अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे कि जब सबसे पहले क्या किया, ये मैं कहना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारे देश ने एक
दिखाई पड़ने वाला बदलाव देश में लेकर आए सन 1947 से लेकर अब तक में स्थिति क्या थी और क्या से क्या हो गई, ये आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम साफ साफ समझ में आएगी ये चीज़। तो खैर, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी इसमें और चेंजेस आए जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब प्लानिंग कमीशन सबसे पहले हमारी बनाई गई, योजना आयोग को सन 1950 में बनाया गया। तो योजना आयोग 1950 में जब बना तो उसने भी इन्हीं ऊपर वाले 3 मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तीसरी बात यह है कि योजना आयोग जब बना, आयोग आया तो उसने किन किन बातों पर ध्यान दिया? योजना आयोग ने भाई ध्यान दिया कि गरीबी हटाओ, ठीक है, और समानता लाओ। गरीबी को कम करने पर प्लस समानता को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अब गरीबी कम कैसे होगी? गरीबी तब कम होगी जब सबके पास पैसा होगा, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लोगों का ट्रिपल पी अगर बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी। ट्रिपल पी कैसे बढ़ेगा? ट्रिपल पी ऐसे बढ़ेगा कि सब लोगों को रोजगार मिल जाए। रोजगार मिल जाए तो ट्रिपल पी बढ़ जाएगा। तो रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। उसके साथ साथ सबको अवसर को भी बढ़ाया गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मनपसंद चीजों को कर सकें। ठीक, अब इसके बाद अगले मुद्दे पर हम आएंगे कि जब पहला जो है लागू हुआ पहला पंचवर्षीय योजना। अभी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना पहले नंबर की जब लागू हुई, ये देखिए यहां पर थोड़ा सा योजनाबद्ध होना चाहिए था, इसको आप सही कर लीजिएगा। पहली जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो उसमें क्या होता है कि गरीबी हटाओ और समानता बढ़ाओ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। और उसके लिए क्या किया गया? धन का पुनर्वितरण करने पर और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो इससे गरीबी घटेगी, और धन पुनर्वितरण करेंगे तो इससे क्या होगा? धन का पुनर्वितरण करेंगे तो इससे समानता बढ़ेगी। अब आपने अभी तक इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि धन का पुनर्वितरण कैसे किया जाता है इकोनॉमिक्स में। अब इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि धन अगर एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि टैक्स लगाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उससे टैक्स ले लेंगे, इसके बाद उस टैक्स का उपयोग करेंगे। जिसके पास पैसा कम है उसको हम सब्सिडी दे देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अमीर आदमी का पैसा सरकार के पास आया और वो गरीब के पास चला गया। इस तरीके से लोगों में समानता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम पंचवर्षीय योजना 2 में देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम ये पाते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी उत्पादन को बढ़ाने पर, निवेश को बढ़ाने पर, रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। किस पर ध्यान दिया गया? रोजगार पर। रोजगार बढ़ाने पर प्लस उत्पाद बढ़ाने पर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना को हम अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी घटाने पर और बेरोजगारी घटाने पर
बहुत जोर दिया गया। इसके अलावा अब हम अगली टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए यानी कि आर्थिक सुधार का दौर आया, उसे मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म ही बताऊंगा। इसके ऊपर हम एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आगे के लेक्चर्स में। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ कि पॉलिसीज जो थी वो पूरी की पूरी पहले जैसी थी, उसकी एकदम उल्टी हो गई। उल्टी कैसे हो गई कि पहले आप देख रहे थे बेरोजगारी घटाने पर जोर दिया गया था और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो रोजगार कैसे पहले बढ़ा रहे थे कि सरकार ने वैकेंसी निकाल दी, लोग उसमें भर गए और इस तरीके से रोजगार बढ़ गया। लेकिन अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सन 1991 में आए। सन 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, जो है अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, तो उन्होंने क्या कहा कि हम सरकार अब कोई नौकरी नहीं देगी, यानी सरकार के तरफ से नौकरी देना बंद कर दिया गया बिल्कुल। बल्कि उन्होंने कहा आप लोग प्राइवेट जॉब करिए, यानी कि स्टेट का रोल यानी कि सरकार का रोल धीरे धीरे कम होता चला गया और जो पुराने हमारे उद्देश्य थे वो पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन इसको लोगों ने गलत समझा, इसलिए भारत सरकार ने ये कहा कि हमने पुराने उद्देश्य पूरी तरह खत्म नहीं किए हैं, बस तरीका बदला है। उद्देश्य वही है कि गरीबी हटाओ और लोगों में समानता लेकर आओ, लेकिन तरीका हमने बदला है। तरीका क्या बदला है कि अब वही जो काम सरकार कर रही थी वो कोई प्राइवेट आदमी करेगा। तो दिक्कत की बात यहाँ पर ये होती है कि जब प्राइवेट आदमी सरकार का काम करेगा तो प्राइवेट आदमी खुद सरकार जितना अमीर हो जाएगा, तो फिर समानता रही नहीं गई। लेकिन दूसरी चीज, इसमें विदेशी मुद्रा का निवेश बहुत बढ़ा। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश से भी एक दिक्कत आती है। विदेशी निवेश में एक साम्राज्यवाद का डर पैदा होता है। जब विदेशी निवेश बढ़ता है तो उससे साम्राज्यवाद का डर पैदा होता है। साम्राज्यवाद क्या होता है कि विदेशी आदमी आएगा, अपना सामान हमारे यहाँ बेचेगा, तो लोग विदेशी सामान खरीदने लगेंगे और धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने वाली आई और हमारे ऊपर राज करने लगी, वैसे ही हमारे ऊपर जो विदेशी आदमी अपना सामान बेचेगा हमारे पैसे से वो अमीर हो जाएगा और फिर हमारे ऊपर ही वो राज करने लगेगा। यानी कि हम एक तरीके से गुलाम हो जाएंगे। डायरेक्ट गुलाम नहीं होंगे लेकिन इनडायरेक्ट गुलाम होंगे। इनडायरेक्ट गुलाम का मतलब वो बिल्कुल जो हमसे आर्डर देगा हमें वो उल्टा ये कहेगा कि आप अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर होंगे वही करने के लिए जो वो व्यक्ति चाहेगा। ठीक है, तो ये थी बात। ये लेक्चर थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसके आगे के लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल चिंता आप मत कीजिए। तो अब मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे। तो एक बार उद्देश्यों को हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर खिंचकाएंगे, उद्देश्यों को एक बार हम देखेंगे, फिर से देख लेंगे जरा सा डिटेल में। ठीक है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य थे इस पर जरा सा हम ध्यान देंगे। तो पहला उद्देश्य क्या है, किसी भी योजना बनाने का पहला उद्देश्य यही होता है कि उत्पाद बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है। ग्रोथ मतलब वृद्धि करनी है। ठीक है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट या विकास करना है। तो पहला लक्ष्य तो हो जाता है विकास करना है। ठीक है, दूसरा लक्ष्य होता है गरीबी हटाना है।
दूसरा लक्ष्य गरीबी कम करना है। गरीबी कैसे कम होगी? गरीबी तीसरे लक्ष्य से कम होगी। गरीबी तब कम होगी जब रोजगार बढ़ेगा। तो यानी कि गरीबी हटाने का डायरेक्ट मतलब यह है कि रोजगार हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा होगा और रोजगार बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रोजगार दो तरीके से हो सकते हैं। रोजगार एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, एक बेज एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब एक सरकारी नौकरी है, एक प्राइवेट नौकरी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप पकौड़े बनाएं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद ही आपने रोजगार शुरू कर लिया। लेकिन एक बेज एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब आप किसी के पास काम करें, किसी के अंडर में जाकर काम करें तो उसे कहते हैं बेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे सरकार के अंडर में आप काम करें। गरीबी हटाने के लिए भी कुछ ऐसे चीज़ें लाई गई, जैसे कि नरेगा प्रोग्राम लाया गया। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है, लेकिन इससे गरीबी भी हटती है। इसके बाद चौथी चीज हमने ये देखी कि समानता बढ़ाने की प्रयास किया गया। समानता बढ़ाने के लिए दो तरीके की समानता देखिए, एक आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता दो होती हैं। तो सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए आरक्षण सबसे बड़ा उदाहरण, आरक्षण लाया गया। ठीक है, और आर्थिक समानता बढ़ाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से विकास करते हैं। आर्थिक के लिए हम योजना बनाते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों को आपको समझना होगा। उसके लिए आर्थिक समानता के लिए योजना बनाएंगे और सामाजिक समानता के लिए हम आरक्षण लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवा लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। एक और मैं आपको बात बताऊं कि आर्थिक समानता के लिए लैंड रिफॉर्म भी लाए गए। वो सामाजिक समानता का भी एक उदाहरण था कि जमींदारों से जमीन लेकर के एक जमीन का कानून लाया गया, जिससे सबको जमीन बराबर मात्रा में मिल जाए, सब लोग उस पर काम करें। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता बढ़ाने में क्या होता है कि कोई हमें अपना साम्राज्यवाद नहीं हो पाएगा, कोई विदेशी आदमी हमें अपने अंडर में नहीं कर पाएगा, ये इसका एक फायदा है। तीसरी चीज आधुनिकीकरण। आखिरी मतलब आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में क्या होता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, बहुत देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि विकास पहला लक्ष्य हो गया, बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया। गरीबी घटाने की ओर ध्यान दिया गया। गरीबी घटाएंगे तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, गरीबी घटाने से क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। समानता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। समानता दो तरीके की होती है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता हम आरक्षण बढ़ा करके सामाजिक समानता लाने का काम करेंगे। साथ में जमीन के कुछ नियम, जमीन सुधार, कृषि सुधार के कानून लाए गए, जिससे सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया। आर्थिक समानता लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास करेंगे। आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। आत्मनिर्भरता बढ़ाने से ये होता है कि कोई हमें अपना साम्राज्य नहीं बना पाएगा, साम्राज्यवाद खत्म होगा। आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान दिया गया। आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान देने से ये होता है कि नए नए तरीके के यंत्र हम कृषि में यूज करेंगे, कृषि हमारी और अच्छी हो जाएगी। साथ में इंडस्ट्री बढ़ेगी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीक में हम लोग और अच्छा विकास कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों की ओर हमने बहुत ही ढंग से ध्यान दिया। तो ये हो गए हमारे 6 उद्देश्य।
6 उद्देश्यों के बाद हम देखेंगे जब प्लानिंग कमीशन बदल के नीति आयोग में बदल जाएगी, प्लानिंग कमीशन से चेंज होकर नीति आयोग हो जाएगा, तो ये उद्देश्य एक बार फिर बदल जाएंगे। तब हम इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे और तब तक आपको काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, योजना आयोग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। योजना आयोग में क्या होता है कि इसका 1950 में इसकी स्थापना की गई। 1950 में 1950 में एक इसको संविधान से परे एक नई बॉडी बनाई गई, योजना आयोग नाम से। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। और इसका काम ये था कि जो खास मुद्दे होते थे उस पर अपने विचार डिस्कशन करके गवर्नमेंट के सामने रखती थी। ठीक है, और इसमें अब पहले हम आपको मेंबर बताएंगे कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष, ये आपको बिल्कुल याद रखना। अध्यक्ष कौन होगा इसका? अध्यक्ष होंगे इसके प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी ये हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और ये कैबिनेट के कोऑर्डिनेशन के साथ कैबिनेट से मिलजुल करके काम करता है। ठीक है, कैबिनेट क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद को कैबिनेट कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्री होते हैं 6 कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद के 6 लोग इसके मेंबर होते हैं। मेंबर मतलब होता है सदस्य। इसके सदस्य कौन होंगे? 6 सदस्य हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो वित्त मंत्री, ठीक है, इसके बाद एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास, मानव संसाधन विकास मंत्री। इसको मैं एचआरडी मिनिस्टर, मैंने एचआरडी लिख दिया है, उसका मतलब मानव संसाधन और विकास मंत्री। इसके अलावा रक्षा मंत्री, पहले ये 3 ही होते थे, प्लस 2004 से 3 लोग और जुड़ गए, रेल मंत्री प्लस कृषि मंत्री और संचार मंत्री। कृषि के जगह आप इस तरीके से भी कृषि लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म इज करेक्ट। संचार मंत्री, ठीक है। तो 3 तरीके के मंत्री 2004 से और जुड़ गए, तो कुल कितने हो गए सदस्य? 6 सदस्य हो गए। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष हो गया और ये सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय सरकार के सामने रखेंगे। ठीक है, अब और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो हमने ये बताया कि खास मुद्दों पर ये सरकार को अपनी आइडियाज़ बताती है, क्या क्या पॉलिसी बदलनी है, क्या क्या नई नीतियां लेकर आनी है, ये सारी चीज़ें बताती थी। और साथ ही साथ इसको पता रहता था कि स्टेट में क्या चल रहा है, यूनियन में क्या चल रहा है। तो आप सोचेंगे इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, तो योजना आयोग के लिए पूरा एक योजना भवन बना हुआ है। योजना भवन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। योजना भवन काफ़ी बड़ा है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये योजना आयोग के ही अंतर्गत काम करते हैं। और ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक एडवाइजरी बॉडी, बहुत सारे क्लर्क का स्टाफ, सब कुछ वहाँ पर रहता है।
दूसरी मैं आपको एक बात इसमें खासियत बताना चाहूंगा, इसके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां। तो प्रशासनिक शक्तियां होने के लिए, प्रशासनिक शक्ति होने के लिए या तो इस योजना आयोग को या तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए या एक स्टेचुअरी बॉडी होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, स्टेचुअरी भी नहीं है। तो इसके पास प्रशासनिक शक्तियां क्यों हैं? प्रशासनिक शक्तियां इसके सदस्यों के कारण हैं, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, संचार मंत्री, इतने लोग जब इसके मेंबर्स हैं तो इनके पास चूंकि शक्तियां हैं, तो इसलिए ही योजना आयोग के पास शक्तियां हो जाती हैं, क्योंकि जो निर्णय ये लेंगे, इनको फॉलो कराना है, फॉलो करा देंगे, क्योंकि इनके पास पावर्स हैं। इसके बाद इनके पास कौन सी पावर्स हैं? इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और लेजिस्लेटिव जो भी कानून बनाएगी उसे प्रशासन फॉलो करेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसको अपने हिसाब से डिमांड फॉर ग्रांट्स मिल जाती थी। डिमांड फॉर ग्रांट्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको नोट करना चाहिए। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब पैसा किसी भी काम को करने के लिए, या बजट, कैबिनेट सेक्रेटरीट से इसको बजट मिल जाता था। इस चीज को आप समझिए। केंद्रीय सचिव से, केंद्रीय सचिवालय से या फिर कैबिनेट सचिवालय से, कैबिनेट सेक्रेटरीट से, ये आप समझिए इसको अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्योंकि ये लोग किसको कितना पैसा अलॉट करना है बजट बनाने में, इन लोग का महत्वपूर्ण योगदान खासकर वित्त मंत्री का होता है। तो ये चूंकि इसके सदस्य हैं तो इसको अपने हिसाब का पैसा मिल जाता है, और इस तरीके से योजना आयोग काम करती है। तो इसके बाद योजना आयोग के क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।